Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard history lesson number 4, that is the freedom struggle of 1857. So हमें पता है 1857 में जो स्ट्रगल हुआ देश की आज़ादी के लिए वही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसके पहले लेसन नंबर 1, 2, 3 तीनों मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी. सो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 8th स्टैंडर्ड का, तो जो वीडियो आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से. In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. ये हम सबको पता है कि 1857 की जो क्रांति थी, जो एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ देश में हमारे, तो वो कम्प्लीटली शुक यानी पूरा हिला दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पूरा हिला दिया. ठीक है. दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन. तो ये ऐसे सडनली नहीं हो गया. ये स्ट्रगल जो 1857 में अचानक से ये बर्स्ट आउट नहीं हुआ, पहले से ही मूवमेंट चालू थे. सारे जो मूवमेंट हम देख रहे थे कि अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी जो हुई अलग अलग जगहों पे, लेकिन उसे क्या किया, उसे दबा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा. ठीक है. लेकिन ये वही यहाँ पे बोला गया है कि जो 1857 का ये जो स्ट्रगल है ना, जो मूवमेंट वॉर स्टार्ट कर दिया पूरा फ्रीडम फाइटर्स ने, तो वो सडन नहीं हुआ. अर्लियर एज वेल मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश. यानी 1857 में जो स्ट्रगल हुआ ऐसे सडनली नहीं हुआ, उसके पहले से ही स्ट्रगल, यानी अर्लियर मतलब बहुत पहले से ही ऐसे इस तरीके के स्ट्रगल्स कई अलग अलग जगहों पे इंडिया में हो चुका था ब्रिटिश के अगेंस्ट. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. तो जो 1857 का जो स्ट्रगल हुआ उसके पहले जो भी हुआ वो सब V.D. सावरकर ने अपनी बुक में लिखा है. ये बुक है, उनके बुक का नाम है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बुक का नाम है. ठीक है. V.D. सावरकर का ये बुक है, उन्होंने लिखा है. लेटर मैनी रेवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और जब इस तरीके से बाद में 1857 के बाद कई सारे रेवोल्यूशनरीज यानी कि जो देश की आज़ादी चाहते थे उनसे इंस्पायर हुए, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे इंस्पायर हुए और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया उन्होंने. ओके. कमेंट सेक्शन में आपको बताना है V.D. सावरकर का पूरा नाम क्या है. स्ट्रगल बिफोर 1857. तो 1857 के पहले का स्ट्रगल देखते हैं. तो हमने अभी ऊपर में देखा ना कि 1857 ऐसे सडन नहीं हो गया था, जो इतनी ज़ोर से मतलब ज़ोरों शोरों से मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1857 में, चारों तरफ हो गया था, लड़ाई स्टार्ट हो गया था, फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे आ रहे थे देश की आज़ादी के लिए. तो वो उसके पहले क्या हुआ वो हम देखेंगे. 1857 तो एक क्रांति आ गई थी ना पूरी तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन उसके पहले क्या कुछ हुआ वो देखते हैं 1857 के पहले. एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. वो हर जगह जहाँ पे ब्रिटिश रूल ने इस्टेब्लिश कर लिया था अपना, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, वो जगह इंडिया में जितने भी थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बुरे प्रभाव थे वो उनको सह रहे थे. ठीक है. पीपल हैड टू बेयर द इल इफ़ेक्ट्स. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बुरे प्रभाव थे, जो बुरा नतीजा था वो सह रहे थे. ठीक है. वो उनको सहना पड़ा था. द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर. तो इंडियंस ने उनको क्या ऐसा फील होने लगा, वो ऐसा सोचने लगे, दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्ट्रेटा ड्यू टू द कंपनीज रूल. तो कंपनीज रूल के स्ट्रेटा यानी एवरी लेवल, हर लेवल पे वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है. एक्सप्लॉइटेड यानी उनका शोषण किया जा रहा है, मतलब कि जिस प्लेस पे रूल हो गया अंग्रेज़ों का, वहाँ के लोग ये समझने लगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. ठीक है. मतलब एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं. ठीक है. यानी कि उनके साथ अत्याचार और उनका शोषण किया जा रहा है हर लेवल पे. स्ट्रेटा का मतलब होता है लेवल, हर जगह पे अगर देखें तो हर तरीके से. अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो भी, अगर उनके साथ रहना, मतलब हर तरीके से के साथ गलत हो रहा है. और जो कंपनीज रूल के अंडर, ठीक है, ये सब कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के दौरान, दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब हर लोगों को लगने लगा, हर पर्सन को लगने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है,
तो इससे क्या हुआ, ये इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि डिसकंटेंट बढ़ गया इसके इनके रूल के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, एंगर, गुस्सा, डिसएग्रीमेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या होगा, एंगर समझ सकते हैं, या फिर डिसएग्रीमेंट, कोई भी उनसे एग्री नहीं कर रहा था, सबके अंदर गुस्सा था उनके रूल को लेके, जो रूल कर रहे थे। हर कोई अंग्रेज़ों को भगाना चाहता है अभी। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। ये तो हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर जो था, वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाए दो, तो उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किस तरीके से बैंकरप्ट हो गए लोग, जो कॉमन पीपल थे, जो फार्मर्स थे, उनको अपनी ज़मीन बेच देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से कंपनी की रूल के दौरान, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल के दौरान, ये बैंकरप्ट का मतलब कंगाल हो जाना, पूरा दिवाला निकल जाना, उनका पूरी तरीके से कंगाल हो जाते थे। इन 1770 देयर वॉज मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस में, बंगाल प्रांत में क्या हुआ कि बहुत ही बड़ा सूखा आया, लेकिन जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने इनडिफरेंट एंड इंटेंसिव टुवर्ड्स, मतलब यहाँ पे उन्होंने, रूलर्स वर इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक पूरी तरीके से इनअटेंटिव रहे, न्यूट्रल रहे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया उस पर। इनडिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनअटेंटिव, ध्यान ही नहीं दिया कि सूखा पड़ा है तो फार्मर्स क्या टैक्स देंगे, क्या खाएंगे, क्या उगाएंगे, कुछ भी उन पे वो पूरी तरीके से इनअटेंटिव रहे और इनसेंसिटिव रहे। इनसेंसिटिव का मतलब कि उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनकी दुख तकलीफ से बिल्कुल भी इनसेंसिटिव हो गए थे इंडियन पीपल के टुवर्ड्स, ठीक है। उनकी वो बिल्कुल एकदम इनअटेंटिव थे, बिल्कुल केयरलेस थे, उनका कुछ भी ध्यान नहीं देना था उनको, बस उनसे टैक्स वसूलना, उनकी कमाई करना ही उनका मोटिव था। फ्रॉम 1763 to 1857 द peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फ़कीर। यहाँ पे क्या बोला गया है, 1763 से लेके 1857 तक जो पेजेंट्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स यानी फार्मर्स जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द रेबेलियन लेड बाय, एक सन्यासी फ़कीर करके मतलब मूवमेंट था, ठीक है। तो सन्यासी फ़कीर उन्होंने, उनके साथ में बहुत सारे बंगाल के जो फार्मर्स थे वो पार्टिसिपेट किए इसमें। सिमिलर इसी तरीके से और भी रिवॉल्ट्स हुए, जैसे कि गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, इन जगहों पे भी इस तरीके से रिबेलियन मतलब इस तरीके से उनके खिलाफ रिवॉल्ट्स, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्ट्स स्टार्ट हो गए, मतलब उनका विद्रोह, उनका विरोध, उनके अगेंस्ट सारे उतरने लगे, ऐसे फार्मर्स, कॉमन पीपल जिनका हरासमेंट किया जाता था, ठीक है। तो वो सब के सब आने लगे, और ये सब प्लेसेस से, मतलब हम कह सकते हैं धीरे धीरे पूरा इंडिया जग रहा था उस टाइम। उमाजी नाइक, जैसा कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे उमाजी नाइक का, उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। तो इन्होंने भी क्या किया, बहुत ही स्ट्रांगली फाइट किया, स्ट्रांगली मतलब पूरा रेसिस्ट किया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ही ऑर्गेनाइज्ड द रामोशीस एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज किया, यानी जो लोकल यूथ थे उनको क्या किया, उन्होंने उनको इकट्ठा किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध मतलब रिवॉल्ट किया, विद्रोह कर दिया, बागी कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि हर कोई, और इस टाइम पे आपको पता है जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को और जो उनके खिलाफ विद्रोह करते उनको टेररिस्ट तक बोल दिया था। ओके, तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उन्होंने लोकल यूथ, जो उनके आसपास की जो यूथ थी, हमें पता है कि यूथ में कितनी पावर होती है, तो उनको मिल के, उन सब साथ में मिल के ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया, यानी कि विद्रोह किया, उनके अगेंस्ट हुए। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या घोषणा की, उन्होंने क्या ये कहते हैं ना, ड्रीव अ डिक्लेरेशन, मतलब कि उन्होंने एक घोषणा ही कर दी और लोगों से अपील किया, ठीक है, कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना है और उन्हें, इस गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकना है, ओवरथ्रो यानी उखाड़ फेंकना है या बाहर कर देना है। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एट्सेट्रा। तो इससे मतलब कि जो उमेश नाइक थे, ये क्योंकि महाराष्ट्र के ही हैं, तो इन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया, यहाँ पे पुणे, सतारा, अहमदनगर, इतने जगह जो हैं उन लोगों को, सबके सब, मतलब ये सब यहाँ से लोग उठ के आने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे और ब्रिटिश के अगेंस्ट होने लगे और रिवॉल्ट इन्होंने भी स्टार्ट किया।
1832 में उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। क्या करते थे अंग्रेज़ों का काम ही यही था, जैसे उनको लगता था कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर रहा है और इसके साथ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो उनको फांसी चढ़ा देते थे, सीधा उनको कैद कर लेते थे, फांसी चढ़ा देते थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें पता है। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। इन्होंने भी, हमें पता है ये बात, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि जो ट्राइब्स थे, जो जंगलों में रहने वाले थे, वो भी, और जो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो इनके खिलाफ लड़े और बहुत ही ज़्यादा मुकाबला किया। सिर्फ इन्होंने से, इनसे ही नहीं, और भी जितने फॉरेनर्स थे ना, उनसे भी बहुत सारे ट्राइब्स ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे कि मुग़लों से भी लड़ा है कई सारी ट्राइब्स ने। तो यहाँ पे इंडियन ट्राइब्स जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, फॉरेस्ट के में रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी ब्रिटिश को बहुत ही कड़ी टक्कर दी, चैलेंज किया, मतलब ब्रिटिश रूल को, उनके खिलाफ। देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। बिल्कुल अब उनका घर ही है, उनकी जो जीवन यापन है, जैसे लाइवलीहुड यानी कि रोजी रोटी जो उनका है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज फॉरेस्ट के क्या क्या होते हैं, लकड़ी, फूल, फल जो भी हैं, उसके सब उनका उन्हीं से मिलता है, उन्हें जंगल से ही। बट ब्रिटिश लॉज पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट। लेकिन जो ब्रिटिश लॉज थे, कुछ ऐसे ब्रिटिश लॉ, उन्होंने ऐसे लॉ निकाले जो इन पे रिस्ट्रिक्शन डालते थे, यानी कि अभी वो जंगलों की लकड़ियाँ भी काट, जो बहुत अच्छी लकड़ियाँ होती थी, जैसे चंदन वगैरह की लकड़ियाँ थी, उनको उन्होंने काटना स्टार्ट किया, स्मगलिंग स्टार्ट की, और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब घुसपैठ करने लगे जंगलों में भी। वो यहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शन डालने लगे, तो ये प्रॉब्लम होने लगी किनको, जो वहाँ की ट्राइब्स थी। तो उन्होंने भी इसके लिए उनको, उनके विरोध में आ गए, ब्रिटिश के खिलाफ आ गए सारे। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स हैंस, या इसीलिए बिहार कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, यानी कि बिहार और कोलम एरिया, जो छोटा नागपुर का एरिया है, कोलम एरिया, वो गोंड्स ऑफ उड़ीसा, संथाल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब बिहार की बात करें या छोटा नागपुर के जो कोलम एरियाज़ हैं, वहाँ के जो लोग थे, तो बिहार, जैसे कि गोंड्स, ये क्या है, एक ट्राइब है उड़ीसा की, ठीक है। ये उड़ीसा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हमें पता है उड़ीसा होता है। और संथाल्स ट्राइब्स है जो बिहार की है, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। हमने ऊपर में देखा ना कि ट्राइब्स लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से ट्राइब्स हैं, तो ये गोंड्स ऑफ उड़ीसा एंड संथाल्स ऑफ बिहार, और यहाँ पे और हैं द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर की जो गडकरीज ट्राइब्स हैं वो, और यहाँ पे एंड फोंट सावंत फ्रॉम कोंकण, कोंकण एरिया के जो ये फोंट सावंत है, ये लोग भी ब्रिटिश को उन्होंने चैलेंज किया, उनके अगेंस्ट आए। 1857 के पहले कुछ ज़मींदार और कुछ रॉयल क्लास के भी लोग आए, मतलब अलग अलग टेरिटरी से, अलग अलग क्षेत्रों से। उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने रेबेल किया, यानी कि बागी हुए, वो भी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, इनके अगेंस्ट आए, ठीक है। ये सब हम बातें कर रहे हैं 1857 की, ये याद रखना है आपको। ये सारी चीज़ें 1857 के पहले हो रही हैं। 1857 में तो क्रांति बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ। 1857 से तो ब्रिटिश को भगाने का पूरा मूड बना लिया था सबने, ठीक है। और 1857 के पहले क्या कुछ हुआ है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर मेनी इंडियन सिपॉइज। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो उसमें उन लोगों ने आर्मी रखी थी। हमने पहले ही देखा था सेकंड चैप्टर में कि इन लोगों ने आर्मी बनानी स्टार्ट की, और बहुत सारी, मतलब तीनों आर्मी, लास्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, उन्होंने आर्मी, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम सब लाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से उन्होंने अपनी आर्मी रखी। अब आर्मी में तो सारे के सारे अंग्रेज नहीं थे, इंडियन सिपॉइज भी थे। सिपॉइज का मतलब हमारे देशी सिपाही, देश के सिपाही जो किन के अंडर में काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे हैं, उनको बोला गया है सिपॉइज। अगर आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्मीज में वो सारे के सारे जो हमारे सिपाही थे, इंडियन सिपॉइज थे, इंडियन सिपाही थे, तो वो उनके अंदर काम करते थे। दे वर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इल ट्रीटेड मीन्स बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ। देयर सैलरी एंड अलाउंस वर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। अब ब्रिटिश सोल्जर्स भी उसमें हैं और इंडियन सोल्जर्स भी हैं, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में इनकी सैलरी बहुत कम थी, वेरी लेस यानी बहुत कम थी। और उनका अलाउंस मतलब और भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, मुआवजा होता है, भत्ते होते हैं जो दिए जाते हैं एक सिपाही को, वो भी कम थे उनके।
किसके कंपैरिजन में? सो ब्रिटिश सोल्जर्स के। इन 1806, अभी भी देखो 1857 की बात नहीं हो रही है, 1806 की बात हो रही है। एट वेलोर एंड 1824 एट बैरकपुर द रिवॉल्ट टुक अप अ फियर्स फॉर्म। फियर्स फॉर्म मतलब बहुत ही उग्र कह सकते हैं, बहुत ही तेजी कह सकते हैं, बहुत ही एंग्रीली तरीके से यह हुआ। 1806 में वेलोर में, 1806 में कहाँ पे हुआ? वेलोर में। और 1824 में हुआ बैरकपुर में। बहुत ही रिवॉल्ट हुआ, बहुत ही फियर्स फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज कह सकते हैं रिवॉल्ट हुआ, बहुत ही फियर्स मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्से से बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ। ऑल दीज रेवेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। ये जो भी रेवेलियंस थे जिन्हों ये जैसे कि अगर हम बात करिए वेलोर में हुआ या बैरकपुर में हुआ तो इनके रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में थी, ठीक है, मतलब एक अलग अलग पार्ट में हुआ। जैसे वेलोर में हुआ सिर्फ और सिर्फ बैरकपुर में हुआ, तो ये हुआ ना रिस्पेक्टिव टेरिटरीज कुछ अलग अलग जगह पे और वहीं पे हुआ। वो पूरे देश में नहीं फैला लेकिन हुआ वहीं पे अलग अलग जगहों पे, 2-3 जगहों पे जहाँ जहाँ हुआ। धीरे धीरे जब ये बात पता चली तो पूरे देश में ये गुस्सा हुआ, गुस्सा बढ़ा। दे वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट्स। अब ये क्या सिर्फ वेलोर में हुआ? तब भी ये क्या थे? सिंगल हैंडेड थे, बहुत कम लोग थे बेचारे वहाँ पे और लोकल ही थे बस वहाँ के। पूरा देश तो मिल के नहीं लड़ा ना, बहुत कम ही लोग थे। अभी जैसे हमारे देश में लड़ाई होती है तो पूरी हमारी आर्मी लड़ने जाती है, पूरी हमारी आर्मी। और कभी कभी तो जब ज़रूरत होती है तो हम अगर ज़रूरत पड़ी हमें नेवी की तो नेवी भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ी हमें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था? वो तो सिर्फ एक जगह पे हो रहा है तो वहाँ के जितने लोग हैं सिर्फ वही लड़ाई लड़ सकते हैं और यहाँ पे तो पूरी मिलिट्री लड़ रही है अंग्रेज़ों की। तो ये क्या हो रहा है? सिंगल हैंडेड थे, अगर यहाँ पे ही हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे ही हो रहा है तो सिंगल हैंडेड है और बहुत कम ही लोग थे। तो ये क्या होते थे? ये रिवॉल्ट जो होते थे ना, ब्रिटिश फोर्सिबली मतलब फोर्सफुली क्या करते थे? इन रिवॉल्ट्स को ब्रोक डाउन कर देते, यानी उसको ख़त्म कर देते थे, तोड़ देते थे, अपनी आर्मी के साथ मिल के उसे मार देते थे और फांसी पे चढ़ा देते थे। और इतने कम लोगों को इतने सारे लोग गोलियों से भून देते थे, मतलब इस तरीके से वो काम करते थे। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश। जो पब्लिक के अंदर एक अनहैप्पीनेस स्टार्ट हो गया था, यानी कि जो दुखी थी जो जनता, वो उनके दुख को, उनके गुस्से को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सका। वैनिश यानी ख़त्म, पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया जा सका। और यही एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। और यही जो गुस्सा था, यही जो एंगर था उनका, ये फूट पड़ा कब? फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के रूप में। यानी कि जब वही जो गुस्सा था उनका, वही सारे इतने सालों से सहते सहते 1857 में वो फूट पड़ा और वही सारी चीज़ें में 1857 में दिखाई देती है। एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अलग अलग जगहों पे, वेरियस यानी डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे जो रिबेलियन थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया। The discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of this struggle and its outbreak was in the form of an armed rebellion। और ये जो उनके माइंड का ये जो डिसकंटेंट था, यानी जो डिसएग्रीमेंट था, जो गुस्सा था, ये अलग अलग क्लासेस में, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में स्ट्रगल हुआ। और इसके आउटब्रेक्स यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये सबके धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे पूरा फैलता गया पूरे देश में। और ये क्या किस फॉर्म में बन गया? एक आर्म्ड रिबेलियन में। मतलब कि पूरा इस तरीके से वो अभी पूरे एक आर्मी की तरह लड़ाई लड़ेंगे, एक आर्म्ड मतलब एक साथ मिलके एक अभी तो सिर्फ वो रिवॉल्ट करते थे, गुस्सा करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। लेकिन अभी आर्म्ड रिबेलियन यानी कि पूरे कह सकते हैं ना वेपन्स के साथ लड़ने लगे, जो भी उनसे हुआ बंदूकों के साथ में लड़ाई लड़ने लगे और एक साथ में आए सब धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने ये जो भी पढ़ा, ये हमने पढ़ा 1857 के पहले का जो स्ट्रगल हुआ वो। अच्छा, यहाँ पे पिंक कलर में है कुछ, वो देख लेते हैं। पाइका रेबेलियन क्या है? फ्रॉम मेडिवल टाइम्स, यानी मेडिवल यानी कि मिडिल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ पाइकास एग्जिस्टिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक सिस्टम था, पाइकास सिस्टम उसे बोला जाता था। तो वो क्या है? इसका मतलब ये होता है द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वर नोन एज पाइका। मतलब कि बहुत सारे ऐसे किंग्स होते थे
जो जिनके पास उनकी खुद की तो आर्मी होती है, लेकिन एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी। वो कब होता था, जैसे जब बहुत उनको ज़रूरत पड़ गई, बहुत इमरजेंसी आ गया कि अभी और उनको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, लड़ाई स्टार्ट हो गई है, उन्हें और भी आर्मी चाहिए, तो ऐसे आर्मी को बोलते हैं स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए खड़े हों ऐसे आर्मी। तो बहुत सारे द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट, कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट किंग्स थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, और इनको ही पाइका कहा जाता था, इन्हीं आर्मीज़ को ही पाइका कहा जाता था। रेंट फ्री लैंड्स वर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग, और उनको क्या दिया जाता था, रेंट फ्री लैंड्स, यानी कि कोई उनको उस ज़मीन पे रेंट नहीं देना होता था। किंग्स क्या करते थे कि भाई तुम, ये मेरे टेरिटरी का प्लेस है, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, इतने इतने जगहों पे आप अपनी खेती करो, उस पर जियो, मतलब उस पर आप अपनी खेती करो, अपना पेट पालो, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ खड़े रहना युद्ध में। ठीक है, इसको बोलते हैं रेंट फ्री, यानी कुछ देना नहीं पड़ रहा है उनको, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ उन्हें खड़े रहना है युद्ध में, मतलब लड़ाइयाँ लड़नी है। सो द पाइकाज अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू इट, अब जो उनको दे दिया गया लैंड, उसी पे वो मतलब कि वो लाइवलीहुड यानी अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन जीते हैं उसी खेत से। इन रिटर्न दे वर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर। इरप्शन यानी कि जब कोई अचानक से सडनली अगर इस तरीके से वॉर छिड़ जाता है, या बहुत ही ज़्यादा, इरप्शन मतलब इरप्ट होना, ब्लास्ट हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा, जब कोई वॉर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता था, बहुत ज़्यादा फियर्स युद्ध होता था, फियर्स वॉर होता था, उस टाइम पे उन आर्मीज़ को, उन जो जिनको पाइकास जो थे, उनको किंग्स के साथ खड़े होना होता है, मतलब उसके अपोज्ड में जो सेना लड़ने आ रही है, तो वो राजा की तरफ से लड़ेंगे ये लोग। ठीक है, तभी तो उनको लैंड दिया गया है, और जब ज़रूरत पड़े तो उनके साथ लड़ सकें। लेकिन 1803 में क्या हुआ, इंग्लिश कॉन्कर्ड उड़ीसा, उसने उड़ीसा को जीत लिया, ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा जीत लिया, और ये उड़ीसा का ही है ना जो पाइकाज है। अब यहाँ पे देखो उड़ीसा की स्पेलिंग अलग लिखी है, वहाँ पे हमने जो देखा था वो ORR था, तो ये ध्यान देना, उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे था ना कहीं पे, तो अब देख लेना, दो जगह पे था, मैंने बताया था, उड़ीसा बोलते हैं और उड़ीसा भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा, इसको भी उड़ीसा ही बोलेंगे, और यहाँ तो उड़ीसा, ये उड़ीसा उसकी स्पेलिंग लिखी है, तो दोनों ही उड़ीसा ही है, उड़ीसा की स्पेलिंग है। सो दे टुक ओवर द हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पाइकास, दिस मेड टू द पाइकास एंग्री। अब क्या किया इन्होंने, जब उड़ीसा जीत लिया तो इन्होंने क्या किया, दे टुक ओवर द हेरिडेटरी रेंट फ्री ग्रांटेड पाइकास, मतलब पाइकास जो थे उनकी जो हेरिडेटरी चली आ रही थी, मतलब मान लो कि ये राजा है, इसने इसको दिया, फिर इसकी डेथ हुई, फिर इसका बेटा इसको चला रहा है वही उसी लैंड पे, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, इसको बोला क्या है यहाँ पे, हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड्स। तो जो कि पाइकास को दिए गए थे, जो आर्मीज जो थे उनको पाइकास बोला गया है ना, तो उनको दिया गया था, लेकिन उनसे क्या किया, छीन लिया, उनसे अंग्रेजों ने छीन लिया। दे टुक ओवर द हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड्स, तो उनसे वो क्या किया, छीन लिया गया वो लैंड, जब अंग्रेज यहाँ पे आए उड़ीसा में, और इस बात पे पाइकास क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। इसी तरीके से कॉमन मैंस लाइफ हैड आल्सो बिकम मिजरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट बाय द ब्रिटिश। बिल्कुल इसी तरीके से जो आम आदमी थे उनकी लाइफ भी इस तरीके से बहुत दुखी हो गई, मिजरेबल यानी बहुत मुसीबत भरी हो गई, दुखी हो गए हैं वो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट की प्राइस पे बहुत बढ़ा दिया था, मतलब सॉल्ट प्राइस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था, इस वजह से सॉल्ट की प्राइस बहुत बढ़ गई थी। तो ये ब्रिटिश की वजह से, मतलब इम्पोज यानी थोप देना, इसे टैक्स इतना थोप दिया था, इतना ज़्यादा कि सॉल्ट की प्राइस बढ़ी जाएगी। अब आप ये मान लो कि वो बिजनेस पर्सन हो, आप ये गुड्स को, आपका इसकी प्राइस है 100 रुपये और टैक्स इस पर लगा दे रहे हैं मान लो कि 50 रुपये, तो आप तो इसको पूरा अब सोचोगे ना कि जब जहाँ बेचोगे तो 100 रुपये के कुछ तो उसमें से कमाना चाहोगे, और प्लस 50 रुपये लगा है तो इसको 150 में करोगे। अब मान लो कि वही चीज़ उन्होंने और बढ़ा दिया, तो जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको महंगा बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी तो टैक्स भरा है। तो इस तरीके से जब उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगाया तो बहुत महंगा हो गया, और वो तो कॉमन चीज़ है, वो तो हर गरीब आदमी को चाहिए, तो इसलिए सब परेशान। इसी वजह से क्या हुआ कि आर्म्ड रिबेलियन ऑफ पाइकास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1817। अब 1870s में ये जो पाइकास थे ना, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट, यानी कि ये जो पर्सन है बख्शी जगन बंधु, इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया, उनकी ही लीडरशिप में ये युद्ध मतलब ये रिवोल्ट हुआ, ये जो भी वो लड़ रहे थे ये उनके ही
उन्होंने ही लीड किया। ओके, हाँ ये हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे। अभी तक तो हमने 1857 के पहले की चीज़ें देखी, जो भी बातें थी 1857 के पहले की देखी। अब 1857 का जो स्ट्रगल है वो उसका रीज़न ही क्यों बना, कॉजेज़, कारण क्या क्या थे, क्यों हुआ 1857 में ये क्रांति, क्यों स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। सो प्री ब्रिटिश पीरियड, मतलब ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड, बिफोर प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी कि उनके पहले क्या था कि इंडिया में कई सारे किंगडम्स थे, बहुत सारी राजधानियाँ थी, अलग अलग राजा रूल करते थे। वॉट एवर चेंजेस टूक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। जो भी उन्होंने चेंजेस किए ना वो किंग्स ने, अलग अलग किंग्स ने, तो यहाँ पे कभी भी विलेज सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो इतना परेशान, इतने हरेस्ड, इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा मुसीबत में नहीं थे जितना अंग्रेज़ों के टाइम पे हो गए। तो कोई भी चेंजेस किया राजाओं ने, लेकिन इतना कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ विलेज सिस्टम पे। द विलेज सिस्टम कंटिन्यूज एज इट इज़। विलेज सिस्टम उनका हमेशा उनके जैसा ही चलता था, अपना खेती करते थे, खेती के पार्ट्स में से कुछ अनाज देते थे, फिर वो अपनी रोजी रोटी इसी तरीके से चलाते थे। विलेज सिस्टम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपना इसी तरीके से कंटिन्यूज एज इट इज़ चलता था। लेकिन ब्रिटिश ने जो चेंज किए ना प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया ना, प्रिवेलेंट सिस्टम। प्रिवेलेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब कुछ इस तरीके से इम्पॉर्टेंट कुछ चेंजेस जो किए। ओके, उन्होंने कोशिश की कुछ नए सिस्टम लाने की। नए सिस्टम लाने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए। ओके, सो प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है, लाइक करंट जो भी उन्होंने चेंजेस किए। प्रिवेलेंट सिस्टम यानी कि पहले के जो सिस्टम थे उन्होंने कुछ करंट सिस्टम जो बनाए। प्रिवेलेंट का मतलब समझ सकते हो करंट सिस्टम, करंट यानी उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, तो उसमें उन्होंने कुछ नए सिस्टम जो बनाए। तो लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो जो भी चेंजेस उन्होंने बनाए विलेज के नेचर में, जो भी उन्होंने छेड़छाड़ की, जो भी उसने चेंजेस किए, तो ये क्या फीलिंग क्रिएट हुई उन लोगों के मन में, इनसिक्योरिटी की और इंस्टेबिलिटी की। मतलब मन में, उनके लोगों के मन में एक अस्थिरता आ गई, ठीक है, और इनसिक्योरिटी की भावना आ गई। कैसे ना आए, उन्होंने इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि उन्होंने टैक्स का ही अगर देखिए हम, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस थोपने स्टार्ट कर दिए। एग्रीकल्चर पे, सॉल्ट पे, आने जाने पे, हर चीज़ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज़ पे उन्होंने किस तरीके से बहुत ही भेदभाव तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के, अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। हमारे सिपाही को कुछ अलग दे रहे हैं वेतन और अपने को कुछ अलग दे रहे हैं। मारपीट, जो भी रिवॉल्ट हो रहा है उनको मार दिया जा रहा है, हैंग कर दिया जा रहा है, मतलब उनको फांसी दे दी जा रही है। प्लस हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो जो लाइक कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं वो उगवाने लगे थे, लाइक जो इंडिगो यानी नील, कॉटन, ये ऐसी चीज़ें उगवाने लगे थे जिससे सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा था, हमारे लोगों को फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए लोगों के मन में इनसिक्योरिटी की भावना आई, इंस्टेबिलिटी की भावना आई, ठीक है, मतलब कुछ भी सिक्योर नहीं है। हर समय वो एक डर में, खौफ में ही अपनी लाइफ जीने लगे थे। अब दूसरा रीज़न क्या है, पहला रीज़न हमने, अब यहाँ पे देखो कॉजेज़ हम पढ़ रहे हैं, कारण क्या है वो हम पढ़ रहे हैं ना। तो कारण क्या है स्ट्रगल का 1857 का, तो पहला तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, पैसे से मतलब रिलेटेड, इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। इन्होंने क्या किया, नए नए सिस्टम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज देयर इनकम, अपना इनकम बढ़ाने के लिए। टैक्सेस वर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर्स से वो क्या करते थे, फोर्सिबली यानी फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, एक्सट्रैक्ट यानी निकलवाते थे, ठीक है। ऐसे ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, ऐसे सिस्टम बना दिए थे कि फोर्सफुली उन्हें उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे, यानी निकालते थे, एकदम कैसे बोलते हैं, निचोड़ लेते थे पूरी तरीके से, उनको पैसे से कंगाल कर देते थे। ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स्ड। बिल्कुल जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स। हमारे देश में क्या था, एग्रीकल्चर ही तो था ना, मतलब हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ही होता था, उसी पे हम डिपेंड करते थे। आज भी बहुत ज़्यादा ही खेती होती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 50% कम हो गया है अभी भी। तो पहले जितनी ज़्यादा सिर्फ खेती ही होती थी मोस्ट ऑफ, क्योंकि हमारी जो लैंड है बहुत ही ज़्यादा वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे मसाले से लेके हर चीज़ से, जो कि काफ़ी महंगी बिकती है विदेशों में, हर चीज़ यहाँ पे उगता है।
कहीं पे बहुत फ्रूट्स उगते हैं, कहीं पे बहुत मसाले उगते हैं, कहीं पे बहुत ग्रेन्स उगते हैं। हमारी हर जगह की ज़मीन ही बहुत फर्टाइल है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें थी। तो फार्मर्स का क्या हो गया, यहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया, मतलब जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वही ढह गया पूरी तरीके से। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एन्जॉय प्रॉफिट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। और क्या कर रहे थे ये ब्रिटिश अपने गुड्स को इंडिया में बेचते थे और प्रॉफिट एंजॉय करते थे। तो ऐसी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स उन्हीं के हो रहे थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज़। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी मोटी जो लोग अपना अपना धंधा चलाते थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी छोटी मोटी, उस पर उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेस लादना स्टार्ट कर दिया। इम्पोज यानी थोपना, हैवी टैक्सेस वो उन्होंने लादने लगे। ठीक है, इससे क्या होता था, द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर रून्ड। तो जो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई चीज़ें थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे, जो कपड़े वपड़े बनते थे, वो पूरी तरीके से रून्ड हो गए यानी बर्बाद हो गए। मेनी इंडियन आर्टिजन्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कुछ काम धंधा ही नहीं रहा। एंड दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इससे क्या हुआ, उनके मन में, जो लोग हमारे थे उनके मन में, इंडियंस के मन में एक डिसकंटेंट ग्रो होने लगा। डिसकंटेंट लाइक डिसएग्रीमेंट, एंगर उनके मन में ग्रो होने लगा। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। हमें पता है जब इंडियंस गए थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, ब्रिटिश इंग्लैंड जब चले गए वापस, तो किस तरीके से छोड़ के गए थे हमारे देश को, वो हम सभी को पता है। ठीक है, कितनी ज़्यादा भूखमरी, गरीबी, एक टाइम पे तो ऐसा आया था कि लोगों के, मतलब जब बंगाल में एक बार फिर से हमने ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है न्यूज़ में भी, कि जब एक टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इतनी ज़्यादा ड्रॉट हो गया था, फेमाइन हो गया था, कि जब उस टाइम की हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने गहने बेचे थे बंगाल के लिए ताकि लोगों को खाना मिल सके। बहुत कुछ काम किया गया, बहुत मुसीबतें झेला है हमने उनके जाने के बाद। पूरी तरीके से एकदम से पूरा, एकदम बोलते ना, एक्सट्रैक्ट करके पूरा निचोड़ चुके थे, पूरा सब कुछ लूट के लेके गए यहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, नेक्स्ट कॉजेज़ देखते हैं, सोशल कॉजेज़। पहला हमने देखा इकोनॉमिक और दूसरा हम देखते हैं सोशल। कुछ सोशल कॉजेज़ भी थे जिसकी वजह से 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो इन देश की जो हमारे कस्टम थी, जो प्रथाएं थी, ठीक है, कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज था, ट्रेडिशन यानी जो परंपराएं, प्रथाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं, जो हमारी संस्कृति थी, तो इंडियंस ने को ऐसा महसूस हुआ कि ब्रिटिशर्स उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। ये चीज़ तो हमें पता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस किया उन्होंने, कुछ सही भी था, लेकिन वो अगर देखा जाए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो गलत था इंडियंस के हिसाब से। जैसे सती प्रोहिबिशन, विडो री मैरिज एक्ट वर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज़ एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ स्टाइल एंड हेंस दे वर डिससेटिस्फाइड। तो अगर देखिए, जो सती प्रोहिबिशन था, जो सती प्रथा को बंद किया गया और जो विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया गया, जो ये एक्ट लाए गए, ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, ठीक है, वो करेक्ट है। लेकिन जो इंडियंस ने क्या सोचा कि ये हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन में ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इससे वो डिससेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी, सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ें दी गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने, हर चीज़ पे इन्होंने यहाँ पे पाबंदी लगाने स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से लोग दुखी हुए, डिससेटिस्फाइड हुए। ना थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल कॉजेज़। क्या अभी हमने देखा, इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, थर्ड वन पॉलिटिकल कॉजेज़। ये सारे रीज़न हैं जो कि 1857 का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। ये ईयर आते, इस ईयर के बाद तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टेट्स के, वो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स के चार्ज, मतलब बहुत सारे स्टेट में इनका ही राज चलने लगा। लेटर लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस केसेस कॉजेज। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अनेक्स यानी कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया उसने कई सारे प्रिंसली स्टेट को, अलग अलग कॉजेज से, अलग अलग रीज़न से उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने। हमने देखा था ना, जो लेके आया था अलायंस वाला जो था, जो ट्रिटी अलायंस का जो वो साइन करवाता था सबसे, तो अलग अलग स्टेट्स को उसने जीत लिया। द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशंस, whereas the princely state of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse।
अब क्या हुआ, इसने क्या किया, हमने देखा था ना जैसे प्रताप सिंह को इसने क्या किया था, डिथ्रोन कर दिया था कि इन गोद लिए हुए हैं, ये मतलब ये रियल एयर नहीं है, रियल उत्तराधिकारी नहीं है इस राज्य के लिए। इतना ज़्यादा इन लोगों का चलने लगा था। नहीं चलता तो सीधा वो क्या करते थे, अपनी आर्मी के साथ वो अटैक करते, जीत जाते वैसे भी। तो क्या किया, नवाब ऑफ अयोध्या ने नवाब ऑफ अयोध्या, अयोध्या के नवाब को इसने क्या किया, डिथ्रोन कर दिया, यानी सिंहासन से उतार दिया। क्या बोल के कि ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी कि इनको क्या बताया, अयोध्या के जो नवाब हैं ये अच्छे से नहीं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, वो शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं देख रहे हैं। जबकि जो प्रिंसली स्टेट था सतारा का, यानी कि जो सतारा था, नागपुर था, झांसी था, इसको कैसे अनेक्स किया, कैसे जीता इनको, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो रियल नहीं है, रियल एयर नहीं है, उनको किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये उनका हक नहीं बनता। इसलिए ये जो सतारा थे, नागपुर के जो प्रिंस जो भी थे किंग, उनको भी डिथ्रोन किया, ठीक है। ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी द इंडियंस डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। तो ये जो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से इंडियंस ने क्या सोचा, क्या समझ लिया कि ब्रिटिश बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या क्या कर दिया, अलग अलग किंग्स के साथ वो जो मर्जी आता था वो अलग अलग अपने हिसाब से पॉलिसीज़ लेके आते, जिसमें उनका फ़ायदा वही लॉ और पॉलिसी, वो वही एक्ट वो पास कर देते थे। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। अब जो इंडियन सोल्जर्स के मन में, बीच में जो, मतलब इंडियन सोल्जर्स के बीच में मन में जो डिसकंटेंट स्टार्ट हुआ, जो गुस्सा, जो डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको लो स्टेटस दिया जाता था, यानी कि बहुत लो स्टेटस, यानी उनका लेवल बहुत ही कम रखा जाता था, कभी भी उन्हें हायर पोस्ट पे नहीं रखा जाता था, कभी उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता था ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर दैन द सूबेदार। उनको कभी भी, दे कुड नॉट गेन, वे कभी नहीं पा सके हायर पोस्ट सूबेदार से ज़्यादा। सूबेदार क्या है, मतलब बहुत ही लो स्टेटस का, मतलब लो लेवल का ये पदवी है, लो लेवल का पोस्ट है, और इससे ज़्यादा उन्हें कभी भी हाई पोस्ट पे उन्हें दिया ही नहीं गया, हाई पोस्ट नहीं दिया गया इंडियंस को। एंड दे वर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ये हमने पहले ही देखा कि उनको कम सैलरी दी जाती है ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में। द अलावेंस वर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज, और धीरे धीरे उनका जो अलावेंस था, यानी कि जो बेनिफिट कभी उनको मिलते हैं जब मिलना चाहिए, अलावेंस जो भी भत्ते मिलते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ ऐसे बेनिफिट उनको मिलते हैं, वो भी उनको धीरे धीरे कम कर दिया गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज, मतलब कम कर दिया गया। ड्यू टू दिस रीजंस देयर वाज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। और यही सब रीज़न थे अलग अलग, जो कि सोल्जर्स के बीच में, सोल्जर्स के मन में डिसकंटेंट स्टार्ट हो गया, उनके मन में एंगर, गुस्सा वो ग्रो होने लगा, ठीक है ना। इमीडिएट कॉज, अब तुरंत, जैसे कि 1857 की हम बात कर रहे हैं कि क्यों स्ट्रगल हुआ, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका इमीडिएट कॉज क्या था। तो 1857 की बात है जो स्ट्रगल बहुत स्टार्ट हुआ, और 1856 में ये इमीडिएट कॉज है, ठीक है। 1856 में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग रेंज एनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सिपाहीज। क्या हुआ कि जो इंडियन सिपाहीज थे, जो इनकी आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे, उनको एक नई तरीके की बंदूक ला के दी गई कि बहुत अच्छा है ये युद्ध वगैरह करने के लिए। बड़ी सी राइफल दी गई, ठीक है, लॉन्ग रेंज की, मतलब बड़ी सी दी गई उन्हें राइफल्स इंडियन सिपाहीज को। और सिपाहीज वर रिक्वायर्ड टू बाइट एंड एंड ऑफ कार्ट्रिजेस। क्या होता था कि जो सिपाहीज थे उनको क्या, मतलब जब उनको गोली चलानी है तो वो ऐसे कारतूस होता था, ठीक है, और उसमें बारूद भरी होती थी, और ये जो पार्ट होता था ना, इसको दांत से काटना होता था। तो इसमें से बारूद मतलब पहले यहाँ से ऊपर से काटना पड़ेगा, फिर इसमें जो ये बारूद रहेगी, जो वो गोली की नली में, उसको गोली की नली में खोल के उसमें डालना होता था, तब वो बंदूक चलेगी, उसमें से बारूद निकलेगा, ठीक है। तो ये कार्ट्रिज होते थे, यानी कार्ट्रिज यानी कारतूस जो होता है जिसमें वो बारूद रखा जाता है। तो सिपाही को क्या करना पड़ता था, उसे बाइट करना पड़ता था दांत से। जरूरत क्या रिक्वायर्ड थी उसकी, कि उसे दांत से काटना पड़ेगा उसके एंड को, यानी कार्ट्रिज, मैंने बताया ना जो कारतूस है, ये इसी को बोला गया कार्ट्रिजेस, और इस यानी कारतूस। तो इसका जो एंड है, इस पॉइंट को काटना पड़ता था, और काटेंगे तो इसमें जो बारूद भरा है उस बारूद को नली में, गोली के जो राइफल है उसकी नली में इसको डालेंगे, तब चलाएंगे उसको, ऐसे।
तो उसके एंड को काटना पड़ता था। द न्यूज़ स्प्रेड आउट दैट दीज कार्ट्रिजेस वर स्मेयर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं फैला था, ये सही बात है, ठीक है, और ये बात फैल गई, ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि जो कार्ट्रिज है, जो कारतूस है, वो स्मेयर की जाती है, यानी सॉफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है ताकि वो दांत से कट सके। वो जो ऊपर का ये जो कवरिंग है इसका, ये जो कारतूस है ऊपर की कवरिंग है, एक जो वो दांत से काट रहे हैं, वो कैसे बना है? काव और पिग दोनों के फैट से, यानी गाय को मार के और पिग को मार के उनके फैट्स को मेल्ट पिघला के जैसे भी हो उसको उसी का बनाया जाता था, यानी जो कारतूस है उसके ऊपर वो लगाया जाता था ताकि वो ख़राब ना हो और वो स्मूथ रहे, स्मेयर्ड रहे, ताकि वो दांत से काटा जा सके। ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सेपॉइज वर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी। तो ये क्या हुआ, ये काउज हमें पता है, काउज हिंदू के लिए सेंटिमेंट मतलब है और पिग मुस्लिम के लिए। तो यहाँ पे दोनों हिंदू और मुस्लिम जो दोनों सिपाही थे उन वे हर्ट हुए और इससे वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हुए। ओके, द आउटबर्स्ट, ये एकदम रिसेंटली बात हो रही है, 1857 में हुआ हमारा स्ट्रगल और 1856 की बात हो रही है। आउटबर्स्ट मतलब किस तरीके से सब कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, सब कुछ कैसे एक कह सकते हैं ना, एक ब्लास्ट कैसे हो गया, तो वो देखते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दो सिपॉइज हु रिफ्यूज टू यूज द स्मेयर्ड कार्ट्रिजेज एंड वर गिवन वर पनिशमेंट। हुआ क्या कि डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कि यहाँ पे जो सिपॉइज थे, जो सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि हम ये कारतूस नहीं काटेंगे, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये कार्ट्रिजेस जो है वो यूज़ नहीं करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि उन्हें सीवियर यानी बहुत ही सीरियस पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन्हें जान से भी मार दी गई। उसी में से एक थे मंगल पांडे, जो वो भी सिपाही थे। अगर आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी तो बहुत अच्छी मूवी है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मंगल पांडे क्या है, पांडे जैसे सरनेम से हमें पता चल रहा है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो फिर वो मांस वगैरह तो वैसे भी नहीं टच कर सकते, तो वैसे भी उसमें गाय और पिग का वो लगा हुआ है, तो गाय हिंदुओं के लिए माता है। तो मंगल पांडे थे जो उन्होंने विरोध किया, ठीक है। मंगल पांडे फ्रॉम बैरकपुर कैंटोनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्या किया इन्होंने, मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर, कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है, छावनी, मतलब अलग अलग छावनी से, बैरकपुर हुआ, वेलोर हुआ, अलग अलग जगह से अलग अलग रेजिमेंट से अलग अलग सिपाही थे। मतलब बैरकपुर से कई सारे सिपाही थे जिसमें से कि मंगल पांडे भी थे। तो मंगल पांडे कैंटोनमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, छावनी यानी कैंप समझ सकते हैं। तो बैरकपुर कैंप से थे मंगल पांडे सिपाही। उन्होंने क्या किया, उनका काफ़ी विवाद होता है और इस बात को लेके, और उनको पता चलता है तो वो, पहले तो उनको पता नहीं चलता तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है तो वो यूज़ नहीं करते और इस बात में एक इंग्लिश ऑफिसर को वो मार देते हैं, ठीक है। शॉट एंड इंग्लिश ऑफिसर, एक इंग्लिश ऑफिसर को शूट कर देते हैं, मार देते हैं एज अ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उनके साथ अनजस्ट हो रहा है नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या कर रहा था, अनजस्ट कर रहा था, मतलब लोगों के साथ अन्याय कर रहा था, ठीक है, लोगों को मार पीट कर रहा था और मतलब गलत कर रहा था। इसी गुस्से में उन्होंने, मंगल पांडे ने उसको मार डाला। सो मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ, और उनको अरेस्ट किया गया और वो झुके नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, और इसकी वजह से उनकी डेथ होती है। ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई लाइक फायर, आग की तरह ये बात फैल गई। इन्होंने मतलब काफ़ी कुछ इसमें विवाद हुआ था, काफ़ी कुछ उन्होंने इसमें स्टेप्स उठाए थे, लोगों को इकट्ठा किया इसके खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सेपॉइज, सिर्फ बैरकपुर की बात नहीं, बैरकपुर, ये तो बैरकपुर कैंप से थे, लेकिन पूरा का पूरा एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपॉइज, मतलब जितने भी अलग अलग कैंप के, अलग अलग जगह के जितने भी सिपाही थे उस टाइम जो अंग्रेज़ों के अंडर काम करते थे, वो सारे के सारे इंडियन सिपाही मतलब कि अलग अलग रेजिमेंट के सारे मेरठ में उन्होंने पार्ट लिया फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। मेरठ ये भी यूपी में ही है। तो यहाँ पे उन्होंने वो फ्रीडम स्ट्रगल किया और मार्च किया दिल्ली तक, ठीक है, यहाँ से मेरठ से लेकर दिल्ली तक उन्होंने मार्च किया। मार्च करना यानी कि उन्होंने स्ट्राइक किया, लाइक विरोध किया उनके अगेंस्ट। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वॉलंटरली ज्वाइन देम ऑन द वे,
तो हजारों इंडियंस ने अपने मर्जी से वॉलंटरी उनको ज्वाइन किया। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मुगल एम्पर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज द एम्पर ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना जो लीडरशिप है वो मतलब मुगल एम्पर को, जो उस टाइम पे मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो दिल्ली गए ना, तो दिल्ली में जाके जो वहाँ का जो मुगल एम्पर था उस टाइम बहादुर शाह, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे जो, तो उनको इस फ्रीडम स्ट्रगल का उन्होंने बोला कि ये हमारे पूरे इंडिया के एम्पर हैं और इनके ही अगुवाई, मतलब इनके साथ हम लड़ेंगे। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब वो यहाँ पे रेडी नहीं है अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए, अंग्रेज़ों के अंडर में रहने के लिए वो बिल्कुल भी यहाँ पे रेडी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम जो एम्पर ऑफ इंडिया, हमने किसको मान लिया है? मुगल एम्पर बहादुर शाह को, और उनके ही लीडरशिप में अब हम करेंगे वॉर, ठीक है, स्ट्रगल करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन काफ़ी लेंदी है, तो हम देखेंगे पार्ट 2 में इसके आगे का जो पार्ट है वो हम समझेंगे पार्ट 2 में। कोई भी डाउट है कमेंट पूछे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।